Hello class, let us start with next part of our chapter that is poultry farming. Last time हमने कैटल के बारे में पढ़ा है, तो कैटल कैसे डेयरी इंडस्ट्री यूज़फुल है हमारे लिए और उसको कैसे सेटअप किया जा सकता है और उसके लिए रिक्वायर्ड क्या क्या चीज़ें वो सब हमने स्टडी किया. Similarly, we are going to study about poultry farming, then we are going to study about beekeeping and fisheries also. ठीक है, तो आज ये ख़त्म करेंगे चैप्टर. और सिलेबस फॉर ऑब्जेक्टिव टेस्ट मैंने पहले ही बताया कि टिल प्लांट ब्रीडिंग और ये सब जो है यानी कि इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज इन प्लांट्स वाला जो है एग्रीकल्चर वाला वही पार्ट आएगा एग्जाम में. एनिमल हस्बेंड्री नहीं डाला मैंने. ठीक है, सो बी जो भी आपका प्रिपरेशन है तो उधर तक ही करना है. इसके आगे का सिलेबस नेक्स्ट टाइम करेंगे. ओके, सो पोल्ट्री क्या है? पोल्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ एनिमल हस्बेंड्री विच इज़ कंसर्न विद रियरिंग ऑफ बर्ड्स. दैट इज़ मेजरली बर्ड्स जो है वो काफ़ी तरह के होते हैं, तो कौन से बर्ड्स है वो भी हम पढ़ेंगे. एंड इट इज़ डन फॉर रियरिंग, इज़ डन फॉर एग्स एंड मीट. ओके, तो इसमें कौन कौन आते हैं, कौन से बर्ड्स आते हैं? सो चिकन, डक, गीज, टर्की एंड गिनी फाउल्स और इवन पी फाउल्स, पिजन्स, क्वेल्स, इनके सब की हम फार्मिंग करते हैं. इवन ईमू and ostriches are also at few places they are reared for their egg and meat. then तो उसमें से भी जो एग लेइंग बर्ड होता है उसको हम एगर या फिर लेयर बोलते हैं, जबकि द वन विच इज़ रेड फॉर मीट इज़ कॉल्ड एज चिकन और ब्रॉयलर. ठीक है, देन इंडिया इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर ऑफ पोल्ट्री प्रोडक्शन आफ्टर चाइना, रशिया, यूएसए एंड जापान. इंडियन स्टेट विद मैक्सिमम ब्रॉयलर एंड एग प्रोडक्शन इज़ आंध्र प्रदेश. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है. आपने बहुत सारे बार सुना भी होगा इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन, सो यू माइट हैव ऑल्सो हर्ड दैट देर आर चिकन विच कम फ्रॉम आंध्रा, राइट. ये एक बहुत ही कॉमन टर्म हम सुनते हैं बिकॉज देर इज़ लार्जर प्रोडक्शन ऑफ ब्रॉयलर्स एंड एग्स इनटू आंध्र प्रदेश. ठीक है, then the cross breeding programs between Indian breed that is Asil and exotic breed that is Leghorn variety is done for improvement and is focused on developing new varieties with desirable trait. ठीक है, तो हमने इंडियन वैरायटी और एग्जॉटिक वैराइटीज़ को ब्रीडिंग भी किया है. इसके थ्रू हमने ब्रीडिंग टेक्निक्स में पढ़ा था कि क्यों हम ब्रीडिंग करते हैं. सो जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉर इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ चिकन विच इज़ प्रोड्यूस्ड. देन ड्वार्फ ब्रॉयलर पेरेंट होना चाहिए, तो ड्वार्फ यानी शॉर्ट, ठीक है, हाइट में छोटा. तो कमर्शियल चिक प्रोडक्शन के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितना ड्वार्फ वो रहेगा उतना कम नरिशमेंट उसको देने की ज़रूरत है एंड देन एग लेइंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है. ठीक है, तो उसकी वजह से चिक प्रोडक्शन के लिए वो सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा. समर अडेप्टेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि बर्ड्स जो होते हैं वो समर में हीट टॉलरेंस उनका बहुत कम होता है, तो इसीलिए उनका टॉलरेंस अच्छा रहने के लिए दे शुड बी समर अडेप्टेबल. देन लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट होनी चाहिए. स्पेसिफिकली उनको बहुत ज़्यादा से टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस में ज़्यादा चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए. हमारे जो सूटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन उसमें वो ग्रो हो जाने चाहिए. रिडक्शन इन द साइज ऑफ एग लेइंग बर्ड विद एबिलिटी टू यूटिलाइज मोर फाइबरस एंड चीपर डाइट्स फॉर्मुलेटेड यूजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. यानी कि हमें एग्रीकल्चरल वेस्ट या फिर एग्रीकल्चरल रिफ्यूज़ जो रहता है, नॉट वेस्ट, रिफ्यूज़ जो रहता है, यानी कि जो चीज़ें हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी चीज़ें हम फेंक देने से अच्छा वी कैन यूज़ इट फॉर पोल्ट्री फार्मिंग. तो जनरली हम एनिमल ब्रीडिंग इसलिए या फिर एनिमल हस्बेंड्री इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम ये सारे जो एग्रीकल्चरल रिफ्यूज़ है उसको यूज़ कर सकें. ठीक है, तो इसीलिए हम इसको एज अ सेकेंडरी बिजनेस भी एग्रीकल्चर के साथ कर सकते हैं. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम उसको भी यूज़ करके जो ब्रीड बनेगी उसको हम खाना वगैरह दे सकते हैं. ठीक है, तो इंडिजिनियस यानी कि इंडियन वैरायटीज़ कौन सी है? सो देर इज़ असील, घाघस, बुरसा, ब्रह्मा, कोचिन एंड चिटगांव. ये सारे इंडियन ब्रीड्स है जो पोल्ट्री के हम यूज़ करते हैं या फिर पोल्ट्री में हम यूज़ करते हैं अबाउट हेंस. एंड यहाँ पे दूसरे जो एग्जॉटिक ब्रीड्स है उसमें आता है लेघॉर्न, रोड आइलैंड रेड, लाइट ससेक्स, ब्लैक मिनोरा एंड प्लेमाउथ रॉक एंड एंस्टरल ऑर्प. ये सारे जो है वैराइटीज़ हम यूज़ करते हैं. और यहाँ पे कुछ हाइब्रिड वैराइटीज़ के बारे में बताया है, क्रॉस ब्रीडिंग करके जो हमने प्रोड्यूस की है उनको उनकी ब्रीडिंग नंबर एंड इसके हिसाब से नाम दिए जाते हैं. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है एंड पिक्चर्स है जो दिखाए गए हैं ऑफ डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ हेंस विच आर बीन फाउंड एंड रेयर्ड.
नाउ देव गिवन टू डिफरेंशिएट बिटवीन, यहाँ पे दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आता है जनरली एग्जाम में. सो देव गिवन डिफरेंसेस बिटवीन लेयर्स एंड ब्रॉयलर्स, यानी कि लेयर्स यानी द वंस विच ले एग्स, एग लेइंग बर्ड. ब्रॉयलर्स आर द वंस विच आर मेंटेन फॉर मीट प्रोडक्शन. एग लेइंग जो है वो 20th वीक में स्टार्ट हो जाता है उसके, और ये जो ब्रॉयलर्स है दे आर रेज्ड टू 6 to 7 weeks एंड देन दे आर सेंट टू मार्केट फॉर सेल. ठीक है, क्योंकि तब तक उसकी फुल ग्रोथ हो जाती है. नाउ यहाँ पे जो लेयर्स होती है उनको काफ़ी विटामिन रिच डाइट देना ज़रूरी है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, क्योंकि उनकी एग लेइंग कैपेसिटी बढ़ेगी. जबकि ब्रॉयलर्स जो है, क्योंकि उनको मीट के लिए रियर किया गया है, तो मीट इज़ जनरली मस्कुलर, जो भी प्रोटीन्स है उसको मसल्स ग्रो करने पड़ेंगे, तो उसके लिए ज़्यादा प्रोटीन रिच एंड फैट रिच डाइट विद विटामिन ए एंड के विच आर रिक्वायर्ड फॉर मसल बिल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द hen इज़ गिवन. Then they are required enough space and adequate lighting for proper growth. Obviously every bird requires its own space to say वहाँ पे घूमने के लिए और ग्रो होने के लिए. और एग लेइंग के बाद तो hen becomes more protective, right? तो उसको एक अच्छा अपना स्पेस देना ज़रूरी है. जबकि कंडीशन फॉर ग्रोइंग फास्ट एंड लो मॉर्टेलिटी रेट उसको देना ज़रूरी है ब्रॉयलर को. और उसको जैसे कि फॉर एग्जांपल एयर कंडीशनिंग वगैरह भी कभी कभार प्रोवाइड करना पड़ता है अगर टेम्परेचर कंडीशंस हाई हो, बिकॉज उसकी वजह से वो मर सकता है. सो हेंस टू मेंटेन द लो मॉर्टेलिटी वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट. ओके, then egg and broiler production. So there are two basic strategies used for poultry farming. First is to obtain more eggs and to get more flesh. So broilers are the chicken which are fed with vitamin rich supplementary feed for growth rate, good growth rate and better feed efficiency. The housing, nutritional and environmental requirements for broiler are somewhat different from those of egg layers. The ration for broilers is protein rich with adequate fat. विटामिन ए एंड के लेवल इज़ हाई, जबकि लेयर्स में multiple vitamins are given to it so that it will lay good eggs. Vegetarian eggs are infertile. Now this is one of the concepts which we learn these days, that is eggs are vegetarian. The fertilized जनरली चिकन जो है वो दो तरह के एग्स ले करती है. एक होता है जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है और एक फर्टिलाइज्ड एग होता है. तो फर्टिलाइज्ड एग्स आर say non-vegetarian because it contains the embryo, so hence it is considered as a non-vegetarian egg. जबकि जो नॉन फर्टिलाइज्ड है या फिर इनफर्टाइल एग होता है उसको हम वेजिटेरियन एग बोलते हैं बिकॉज इट डज नॉट कंटेन ए एम्ब्रियो. सो इट इज विदाउट द प्रेजेंस ऑफ कॉक. ओके, then next is poultry care. So poultry care is, that is management practices. So for good production of poultry birds we need to maintain temperature, we need to maintain hygienic conditions in the poultry houses, we need to give proper poultry feed जो कि rich in protein and vitamin रहेगा, and prevention and control of diseases and pests should be done. Also क्योंकि ये बर्ड्स है, छोटे बर्ड्स है, इनके ऊपर अटैक ऑफ डिफरेंट एनिमल्स भी होता है, तो उनसे भी बचाने के लिए जैसे डॉग्स हो गए या फिर दूसरे जो कार्निवोरस है उनसे बचाने की भी हमें कुछ ना कुछ प्लानिंग करना ज़रूरी होता है. तो पोल्ट्री शेड की भी रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे कि इट शुड बी हायर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट शुड बी वेल लाइटेड ताकि उसमें थोड़ा सा गर्म रहे, या फिर जाके एवरी बर्ड शुड हैव फीड एरियाज़, है ना. तो ये सारी चीज़ें हमें उसमें ध्यान देना ज़रूरी है. Then there are different kinds of diseases from which we need to save our chicken, that is viral diseases like ranikhet, fowlpox or dermatitis. These are the diseases spread by viruses. इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आता है स्पेसिफिकली व्हाट आर वायरल डिसीजेस इन पोल्ट्री और आइडेंटिफाई द बैक्टीरियल डिसीज. ओके, तो ये आपको याद रखना पूरा ज़रूरी है. ठीक है. देन बैक्टीरियल डिसीजेस लाइक फाउल कॉलरा और फाउल टाइफॉइड एंड फंगल डिसीजेस लाइक माइकोटिक एंड कैंडिडियासिस. देन कंट्रोल ऑफ द डिसीज़ कैन बी डन बाय वैक्सीनेशन. सो हैंस जो अपना पोल्ट्री शेड रहेगा उसमें हमेशा वेटरनरी डॉक्टर का कॉन्स्टेंट विजिट और चेकअप और वैक्सीनेशन करना ज़रूरी है. प्रॉपर क्लीनिंग करना ज़रूरी है एंड स्प्रेइंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स एट रेगुलर इंटरवल शुड बी डन. अदर रिक्वायरमेंट्स फॉर डूइंग पोल्ट्री फार्मिंग आर लाइक कि बर्ड को जब भी हम रखेंगे तो बर्ड का
बर्ड के बीक्स जो है बहुत सारे बार डी बीकिंग किया जाता है, यानी कि उसके बीक के जो पॉइंटेड पार्ट्स है उसको कट किया जाता है ताकि वो एक दूसरे को हार्म ना करे और बर्ड की इंजरी जो है वो अवॉइड हो सके। या फिर उसके नेल्स जो है या फिर उसके क्लॉज जो है उसको ट्रिम किया जाता है ताकि वो एक दूसरे के ऊपर अटैक ना करे, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। फिर उसके फेदर्स जो है वो भी हम टर्न करके चेक करते हैं ताकि उसके अंदर अगर अंडरलाइंग कोई डिसीजेस हो तो फिर वो हमें पता चल सके। So these are the things which can be done. Then again next is IVRI, that is Indian Veterinary Research Institute. This prepares a vaccine for रानीखेत disease. So from there we get that. ये extra information है आपके लिए. रिव्यू क्वेश्चंस फॉर होमवर्क. अभी तक किसी ने मुझे होमवर्क सबमिट नहीं किया है, प्लीज़ be quick with this and so start submitting your homework, otherwise I'll start cutting your marks in your objective exams. Then fish production, so that is called as pisciculture. Pisciculture is fish culturing, okay, that is pisciculture. So fish production, so rearing and breeding of different varieties of fish, that is scientifically by man in pond, lake, is known as pisciculture or fish farming or fishery. Fish and other seafoods are source of animal protein and are consumed by a large section of our population. Fish liver oil is particularly rich in vitamin A and vitamin D. So जो हमें विटामिन ए विटामिन डी टैबलेट्स मिलते हैं या फिर कॉड लिवर ऑयल हमें मिलता है या फिर फिश लिवर ऑयल के टैबलेट्स मिलते हैं, ये सारे जो है दीज आर वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन डी. Then there is vast scope for producing fish in our country, and there are about 1.6 million hectares of inland water areas which are used for fishery and a long coastline of 7,500 kilometers इन इंडिया, ठीक है। क्योंकि इंडिया का जो नैरो टेपरिंग एंड जो है स्पेसिफिकली, तो इतना सारा एरिया तो पूरा जो है वो पानी से कवर्ड है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ज़्यादा फिशरीज़ होती है. So total fish production in India, we rank 7th in the world. Marine fish production, we rank 10th in the world. Aquaculture in India is second in the Southeastern Asian countries. Okay, so we are quite high in fish production or fisheries. Then टाइप्स ऑफ फिश फार्मिंग. सो फर्स्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर, यानी कि हम कहाँ से ये फिशरी करने वाले उसके हिसाब से. सो फर्स्ट इज़ कैप्चर फिशरी, यानी कि फिश इज़ कॉट डायरेक्टली फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्स इज़ कॉल्ड एज कैप्चर फिशरी. उसके दूसरा वाला टाइप है कल्चर फिशरी, यानी कि हम जिसको फिश को आर्टिफिशियली पॉन्ड में या फिर लेक में ब्रीड करके उधर ग्रो कराएंगे और फिर उसको कैच करेंगे. तो दैट इज़ कल्टिवेटेड इनटू अ आर्टिफिशियल वाटर बॉडी इज़ कॉल्ड एज फिश ब्रीडिंग, और इनटू ब्रीडिंग पॉन्ड्स इज़ कॉल्ड एज कल्चर फिशरी, ठीक है. दूसरा जो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वाटर रिसोर्स. सो मरीन फिशरीज इज fish production into marine, that is sea water, whereas inland fisheries, that is fish production in water systems or brackish water like estuaries or lagoons where water gets mixed with the fresh water, these are called as इनलैंड फिशरीज. तो ऐसे दो टाइप्स ऑफ फिशरीज, यानी कि मरीन फिशरी में कौन सा आता है, द वंस विच वी गो इन टू द ओपन सी एंड देन वी डू द फिशरीज. एंड इनलैंड फिशरीज में जो पानी एकदम बीच एरिया के बाजू में होता है ना, वहाँ से जहाँ पे द रिवर मीट्स टू से सी और जो लगून्स है ऐसे एरियाज़ में से हम फिशरी करते हैं, उसको इनलैंड फिशरी बोलते हैं. Then on the basis of types of fishes, so fin fishery, यानी कि the ones which we capture, these are true fishes, यानी कि जो normal fishes जो होती है उनका capturing and culturing और से selling it into market is fin fishery. Shell fishery, which includes generally say marine animals, okay, या फिर animals which are captured during fishery. That includes crustaceans like prawns and crabs, mollusks like oysters and mussels, एंड सीवीड्स ऑल्सो. तो उसको हम बोलते हैं शेल फिशरीज, ठीक है. ऑयस्टर्स आर ऑल्सो कल्टिवेटेड फॉर पर्ल, दे मेक लाइक मुलेट्स, भेटकी एंड पर्ल स्पॉट्स. ये आर डिफरेंट varieties of, these are different varieties of or examples of oysters which are used for pearl production. Then mariculture. So mariculture is culture of marine fishes or shellfishes and seaweeds is called as mariculture. So as marine fish stocks get
depleted, or the demand of more fish can be only met by mariculture. Now sometimes it is much more difficult to go into sea and do fishery, या फिर जाके कभी कभार कुछ एरियाज़ में से फिश जो है वो सामने के एरियाज़ में शिफ्ट हो जाती है, या फिर दे इवन रीलोकेट दमसेल्फ समटाइम्स. सो उसकी वजह से मैरीकल्चर करना ईजी है, यानी कि समंदर में हम फिश कल्चरिंग करते हैं, उसको मैरीकल्चर बोलते हैं. ठीक है. देन हियर दे हैव गिवन सम फ्यू एग्जांपल्स जो बहुत कॉमन और से हिट फिश से फिश कल्चर में वो है सैल्मन, हिल्सा एंड बॉम्बे डक. ऑल्सो ईल्स आर say reared and cultured. Then marine fisheries. So India's marine fishery resource includes 7,500 kilometers of coastline and deep seas beyond it. Marine fishes are like pomfret, mackerel, tuna, sardines, bombay duck, hilsa, salmon, eel, etc. Various methods by which fish are captured is by fish nets. You might have seen many a times fish nets यूज़ होती है, नेट्स डालते हैं समंदर में और उसमें से फिश कैप्चर किया जाता है थ्रू फिशिंग बोट्स. एको साउंडर्स में जनरली बोट के नीचे में यहाँ पे रडार्स लाइक एको साउंडर्स होते हैं, जिसके थ्रू यहाँ से एक साउंड वेव टिल द ग्राउंड लेवल ऑफ द सी और ओशन इट इज़ बिन सेंड, और फिर उसको वहाँ से रिकैप्चर किया जाता है. ठीक है. नाउ एज दिस इज़ बिन डन, कभी कभार यहाँ पे सपोज़ बीच में ही अगर कोई फ़िश का एक बड़ा सा झुंड है हमारे यहाँ पे, ठीक है, तो ये साउंड जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा. सो वी कैन से अप्रॉक्सीमेटली मार्क द डिस्टेंस कि कहाँ पे ये है, वहाँ पे से फिर फ़िश को हम कैप्चर कर लेते हैं. ठीक है. एंड देन यूज़ ऑफ सैटेलाइट्स ऑल्सो इज़ डन. Then inland fisheries, so it includes fisheries in canals, ponds, reservoirs, rivers and brackish water. That is even into wells fishery is done. So many main freshwater fish cultures are composite fish culture और पॉलीकल्चर, जिसमें हम क्या करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक वेल के अंदर द फिश जो है ये 3 लेयर्स में जनरली ग्रो होती है. द वंस विच आर डीप ड्वेलर्स, यानी कि बड़ी फिश जो है वो हमेशा नीचे रहती है. देर आर मीडियम ड्वेलर्स, जो कि बीच में रहने वाली कुछ फिश है हाइट के हिसाब से. एंड देन देर आर टॉप ड्वेलर्स, यानी कि ऊपर के एरियाज़ में जो रहती है. तो इसको हम एक ही बार में एक वेल के अंदर हम 3 टाइप्स ऑफ फिश को हम ग्रो करा सकते हैं. सो हेंस इट इज़ कॉल्ड एज पॉलीकल्चर. एंड देन पैडी कम फिश कल्चर. जनरली मैंने आपको ये इम्प्रूवमेंट के टाइम में भी बताया था कि हम पैडी फील्ड में फ़िश को जब भी ग्रो करते हैं तो पानी वहाँ पे ज़्यादा होता है, तो उसमें हम फ़िश को ग्रो कर सकते हैं. फ़िश का एक्सक्रीटा जो है वो हमेशा रिच इन अमोनिया एंड नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, तो इट विल इन टर्न गिव नाइट्रोजन टू द सॉइल ऑफ ग्रोइंग पैडी फील्ड. So that is also done. Then composite fish culture. So in this culture, combination of 5 or 6 species of fish is used in a single pond. So these fishes have different food habitats and do not compete with each other. ये important है, क्योंकि अगर वो compete करेंगे तो वो एक दूसरे को मारेंगे, right? So hence we don't want our fish to fight and we don't want to lose them, right? So hence we have to use the ones which are non-competent. Okay. Then these fish utilize food available in different parts of the pond. जैसे मैंने पहले बताया, deep dweller, medium dwellers and top dwellers. इस हिसाब से हम उनको grow करते हैं. देन एग्जाम्पल, कतला इज़ अ सरफेस फीडर या फिर टॉप ड्वेलर. रोहू इज़ अ मिडल और कॉलम फीडर. ठीक है. देन मृगल एंड कॉमन कार्प फीड एट द बॉटम एंड ग्रास कार्प एंड सिल्वर कार्प फीड ऑन द एक्वाटिक प्लांट्स इन द पॉन्ड. तो ये इनके अलग अलग फीडिंग हैबिटेट के हिसाब से हम ये 4-5 फिश एक बार में ग्रो कर सकते हैं. So one problem with such composite fish culture is that many of these fish breed only during monsoon. So other major problem in fish farming is that lack of availability of good quality of seed. So to overcome this problem, fishes are bred in different ponds using hormonal stimulations. So that year long we can get the fish to produce eggs and new fishes. Okay, so this ensures supply of fish seed in desired quantities throughout the year. ठीक है. तो हम फिश ब्रीडिंग के लिए क्या करते हैं, वी यूज़ हार्मोनल स्टिमुलेशन, क्योंकि सिर्फ मानसून में उनका ब्रीडिंग पीरियड होता है, तभी जाके वो एग लेइंग करते हैं. बट इफ़ यू वांट फिश थ्रू आउट द ईयर, देन वी हैव टू चेंज देयर साइकिल्स ऑफ हार्मोन्स. ओके. So it is artificially grown. Then varieties of fish which are used. So indigenous varieties are katla, rohu and mrigal. Majorly we get katla, rohu, mrigal अपने यहाँ पे भी मार्केट में मिलती है. फ्रेश वाटर फिश है ये दोनों. Then
अनदर इज एक्जॉटिक वैरायटी इज सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प और ग्रास कार्प. ये भी वैराइटीज दे आर अवेलेबल इन टू मार्केट. मरीन वाटर फिशेस आर बॉम्बे डक, पॉम्फ्रेट, ये काफ़ी फेमस है. सो दीज आर यूज्ड फॉर फिशरीज. ठीक है, सो ये एक हो गया, दैट इज पिसिकल्चर. नाउ वी हैव एपीकल्चर. एपीकल्चर इज बी कीपिंग. ठीक है, तो बीज का रियरिंग करना इज एपीकल्चर. सो एपीकल्चर इज द प्रोसेस ऑफ रियरिंग हनी बीज इन आर्टिफिशियल हाइव्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी ऑफ कमर्शियल लेवल. ठीक है, so species of honeybees which are used is indigenous Indian variety is Apis dorsata, which is rock bee or giant bee, Apis indica Indian bee, and Apis florii the little bee. जबकि exotic species which are used is Apis mellifera Italian bee. इनमें से सबसे कम खूंखार वाली बी है वो है Apis mellifera. ठीक है, now honeybees are social and polymorphic insects. सोशल यानी कि वो काफ़ी सबसे पहले तो पॉलीमॉर्फिक यानी कि एक बी हाइव में हमें डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ हनी बीज देखने मिलती है. स्पेसिफिकली टॉकिंग देयर आर 3 वैराइटीज़. वन इज़ वर्कर बी, ठीक है, देन देर इज़ सोल्जर बी, ओके, एंड देन देर इज़ क्वीन बी. ठीक है, तो इनकी मॉर्फोलॉजी यानी कि ये दिखने में तीनों भी अलग अलग दिखाई देते हैं. ओके, सो दे आर पॉलीमॉर्फिक एंड दे आर सोशल यानी कि वो एक साथ झुंड में रहते हैं, इसीलिए दीज आर कॉल्ड एज सोशल इंसेक्ट्स. ओके, नाउ दे लिव इन टू अ प्लेस कॉल्ड एज बी हाइव और हाइव विच आर स्मॉल कंपार्टमेंट्स और combs. In a colony there are 3 types of bees which are found, which are structurally functionally different from one another, so they are called as polymorphism, and these are associated with division of labor. So they are queen bees, drone bees, and worker bees. So these are the 3 types of bees which are seen. So here you can see the difference very easily into the diagram. So drone is quite much similar to the queen bee, but drones are generally male, queen bee is a female. And then there is worker bee. All worker bees are female but they are infertile. जब भी एक कोई क्वीन बी मरती है तब उसको रिप्लेस करने के लिए एक वर्कर बी को सिलेक्ट किया जाता है, एंड द वंस विच कलेक्ट हनी आर वर्कर बीज. ओके, बट विदाउट अ क्वीन बी हाइव नहीं बनेगा. ठीक है, सो हेंस यू विल ऑलवेज सी जब भी बी का स्वॉर्म उड़ता है, स्वॉर्म यानी बीज का झुंड, ठीक है, तो वो उड़ते रहता है, तो उसमें हमेशा बीच में एक बड़ा सा क्वीन बी होता है जिसके आजू बाजू 10-12 ड्रोन्स घूमते रहते हैं, एंड बड़ा सा झुंड जो पीछे छोटे बीज का है वो होता है वर्कर बीज का. ठीक है, so worker bees do all of the work of the beehive. So importance of apiculture, क्यों apiculture करना ज़रूरी है? So products from honey bees are, first is honey, which is quite obvious. So because the worker bees collect the nectar from the flower, and from the it is formed from levulose, dextrose, maltose and minerals rich in iron and calcium and enzymes which are being poured by the worker bee into it. It has medicinal importance and is used against disorders like digestion, dysentery, vomiting, stomach, liver problems, or even for say regaining the skin moisture and everything. And it is also used as antiseptic because it is highly rich into sugars. It kills many bacteria and funguses and viruses also. तो generally हमें ये जो honey जो है आपने देखा होगा, once you keep honey with you, and if it is a true real honey, it will stay with you for years. Even if you don't use it for years and years, then also it will not get damaged or contaminated, or say it will not be affected by any bacterial or fungal activity. ठीक है, तो वो reason क्या है? Because of this reason, that is it is antiseptic. सेकेंड प्रोडक्ट विच वी गेट इज़ बी वैक्स. जो हम कोम्स बी का हनी कोम्ब होता है उसके वो बनता है बी विद बी वैक्स. सो इट इज़ यूज्ड इनटू कॉस्मेटिक्स, पेंट्स एंड ऑइंटमेंट्स. तो उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है, बेसिक बेस जो है कॉस्मेटिक्स का और पेंट्स का और ऑइंटमेंट्स का, इट इज़ मेड फ्रॉम बी वैक्स. देन वी गेट बी वेनम. इट इज़ यूज फॉर क्योरिंग गाउट एंड आर्थराइटिस. तो जनरली बी वेनम को भी यूज़ किया जाता है. And then there is royal jelly. Now this is tonic to the heart patients, and royal jelly is also used for making cosmetics. ठीक है. Then honeybees are chief cross-pollinating agents, so they carry out pollination in different kinds of flowers, and it helps into say horticulture majorly, क्योंकि जहाँ पे हमें fruits वगैरह grow करने हैं उसमें हमें, या फिर horticulture and ये सारे इसमें we can use honeybees. Then it provides additional income and generates एक्टिविटी टू फार्मर्स. सो बहुत सारे मल्टीपल फ़ायदे हैं. अगर फार्मर अपने फार्म में इसको बीज को, हनी बी हाइव को, आर्टिफिशियल हनी बी हाइव को रखता है,
तो उससे उसको फ़ायदा ही रहेगा, क्योंकि देखो हनी इज़ वन ऑफ द प्रोडक्ट्स विच इज़ ऑफ वेरी हाई इकोनॉमिकल वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस। इतने सारे प्रोडक्ट्स हमें हनी बी से मिल रहे हैं, ठीक है। नुकसान क्या है? कुछ भी नहीं। फ़ायदा क्या है? हमारे फार्म में पॉलिनेशन फ्री में हो रहा है थ्रू हनी बीज, ठीक है। पॉलिनेशन विल इंश्योर देयर विल बी लार्जर प्रोडक्शन इनटू आवर फार्म, ठीक है। तो दूसरा ये हो गया फ़ायदा। तीसरा फ़ायदा ये है कि इनको मेंटेन करने के लिए हमें खाना नहीं डालना है, इनको हमें डिसीज़ेस से बचाने के लिए कोई मेडिसिन नहीं डालना है, हमें इनको कोई वेक्टर या फिर कोई दूसरे आउटसाइड एनिमल्स के हमले से नहीं बचाना है, ठीक है। तो इनका मेंटेनेंस इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो, ओके। बस हमें करना क्या है? एक आर्टिफिशियल बी हाइव बनाना है दैट विल लास्ट फॉर ईयर्स एंड ईयर्स विथ अस, ठीक है। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हमें इन्वेस्ट नहीं करना है, ये खुद का घर खुद बनाती है, वो उस खुद को सिर्फ उसको हमें बारिश वारिश से बचाना पड़ेगा, वो अलग बात है, ठीक है। बट इट इज़ ऑल्सो लो मेंटेनेंस। सो लो मेंटेनेंस में वेरी हाई वैल्यूएबल प्रोडक्ट, यानी कि इसमें से एक भी चीज़ बाय प्रोडक्ट करके नहीं जाएगी। बी हाइव विल ऑलवेज गिव अस प्रॉफिट, ठीक है। तो ये हमेशा फार्मर को कम मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देता है। सो हेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फार्मर्स। Then pasturage. So quality of honey depends on the flowers which are present, that is plants or flora available for collecting the nectar and pollen. इसमें से हमें बी पोलन भी मिलता है। बी पोलन इज ऑल्सो यूज्ड एज अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट ऑल्सो, ठीक है। देन कॉमन फ्लोरा आर मैंगो, कोकोनट, आलमंड, टैमरिंड, एप्पल, लीची, कॉटन, शीशम, महुआ और कोरिएंडर बर्सन। तो ये सारे तो नॉर्मल कॉमन है ना, ये फार्मर्स को कहीं पे भी ये वाले फार्मिंग जहाँ पे हो रही है वो लोग अपने आप ही वहाँ पे बी हाइव लगा सकते हैं। सो एपियरी और बी हाइव कैसे होता है? सो एन आर्टिफिशियल मूवेबल बी हाइव इज कॉल्ड एज एपियरी। तो बी हाइव अगर हम देखते हैं आर्टिफिशियल वाला, तो वो कैसा होता है कि उसमें है ना हमें ऐसे 4 बॉक्सेस दिखाई देते हैं, एक के ऊपर एक रखे हुए, ठीक है। और उसके ऊपर ऐसा शेड होता है, ओके। और ये जो शेड है वो उसको प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस। और इसके अंदर ऐसे लाइन से ये रैक्स लगाई होती है या फिर फ्रेम्स लगाई होती है, ठीक है। फ्रेम जो है उसके अंदर में बी हाइव के शेप का इस तरह से से मेश बना हुआ होता है या फिर नेट बना हुआ होता है, जिसके अंदर वो बी जो है वो अपना घर बनाती है, ठीक है। तो ये मूवेबल होता है, एक जगह पे फ्लावर्स है उधर रख दो, दूसरे दिन दूसरी जगह पे रख दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो उसके अंदर बीज कैसे आएंगे पर, है ना। सो व्हाट वी हैव टू डू इज स्वॉर्मिंग। स्वॉर्मिंग यानी कि मास इमिग्रेशन ऑफ द बीज जब भी होता है, यानी कि वो एक हाइव छोड़ के दूसरे हाइव में जब भी सेटल डाउन होने के लिए उड़ती है, उसको बोलते हैं स्वॉर्मिंग। तो स्वॉर्मिंग के टाइप में हम क्या कर सकते हैं कि उसमें से क्वीन बी और कुछ वर्कर्स को कैप्चर कर लेना है और हमारे हाइव में छोड़ देना है। तो उनको हाइव का अंदर का पूरा स्ट्रक्चर तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा और फिर वो वहाँ पे रहना शुरू कर देती है। वंस द क्वीन बी सेटल्स डाउन, एवरी बी कम्स एंड सेटल्स इनटू दैट हाइव, ठीक है। तो उसके बाद हमें बस इतना ही मेहनत लेना है, बाकी तो उसके बाद में बीज अपने आप ही सारा काम कर लेती है। तो ये हो गया अबाउट एपिकल्चर। And then last is sericulture. Sericulture is rearing of silkworms for raw silk production. तो उसमें सिल्कवर्म जो है वो है बॉम्बैक्स मोरी, जनरली यूज़ होता है। एंड देर इज़ ऑल्सो वन मोर थिंग दैट इज़ लैक कल्चर, ठीक है। तो लैक कल्चर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टेक्निक्स। इसमें सिल्क रियरिंग होती है, इसमें लैक रियरिंग होती है। लैक के लिए ऑर्गेनिज्म जो है वो है टी लैका, ठीक है। तो ये आपको याद रखो थोड़ा सा इसको आप, ठीक है। तो ये दिस इज़ डन विथ योर वॉट योर इम्पोर्टेंट थिंग्स अबाउट इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट्स होंगे देन यू कैन सेंड मी। वी विल डू अ NCERT रीडिंग ऑन वेडनेसडे, ओके, नॉट ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे को आपका पेपर है, सो वी विल नॉट डू रीडिंग ऑन वेडनेसडे, वी विल डू रीडिंग ऑन नेक्स्ट मंडे, ठीक है। तो नेक्स्ट मंडे को हम रीडिंग एंड डाउट सेशन रखते हैं ऑफ इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। सो टिल देन यू हैव टू कंप्लीट योर असाइनमेंट्स एंड बी रेडी विद इट। सारे रिव्यू क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाने चाहिए। आई एम गोइंग टू चेक योर बुक्स ऑन मंडे, ओके। अदर दैन दैट आफ्टर डिस्कशन यू विल सॉल्व दिस assignment which is given here, okay. So I'll meet you into next Zoom session
ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑब्जेक्टिव टेस्ट. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.